अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। फ्रेश एपिसोड है इनसाइट एंड फोरसाइट की। और आज ज़रा थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ। थोड़ा सा उसमें एक टेक्निकल चीज़ बीच में आ गई थी उस वजह से। लेकिन नॉर्मली तो हम लोग, आपको पता है कि कैनेडियन रात के वक्त और पाकिस्तान की मॉर्निंग के वक्त हम ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ज़रा टाइम चेंज हुआ है, तो इसकी माजरत। ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शर्फ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त, बड़े, वो कहते हैं पंजाबी में चौंधे चौंधे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। और हम बात करते हैं जनाब ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शर्फ साहब के साथ। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये कि पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, उसके फौरन बाद आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते से बैठ के ये इशू चल रहा था और हम सऊदी अरब के बारे में बात कर रहे थे। और पिछले हफ्ते जब बात की तो उसके फौरन बाद चीफ साहब के साथ जब दोहराए सऊदी अरब के दौरान अ, ये जो मामला हुआ कि उनकी मुलाकात एमबीएस के साथ नहीं हो सकी, तो उसके ऊपर लोगों को कंसर्न था और लोगों ने आईब्रोज भी खड़े किए और उनके जो खदशात थे वो बढ़े कि भाई, अगर आप वहां पे गए थे तो आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, और अगर नहीं होनी थी तो आप गए क्यों। तो इस तरह की सिचुएशन जो है उसको जरा आप हमें, हमारे नाज़रीन के लिए एड्रेस करें। और फिर जब वो वापस भी आए हैं तो कोई खामोशी से आके बस अपने कामों पे लगे हैं। ना कोई स्टेटमेंट आई है, ना कोई बयान आया है, ना कोई ट्वीट आया है कि हुआ क्या वहां पे, कोई नाराजगी हुई है, कोई लड़ाई हुई है, क्या हुआ है। आपकी सेंस क्या कह रही है जी? डिप्लोमेसी में मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, आइसबर्ग डिप्लोमेसी। ठीक है। आइसबर्ग या बर्फानी तोदा जो समुंदर में होता है, जो टाइटैनिक को भी तबाह कर सकता है, उसका एक हिस्सा पानी से बाहर नजर आता है और 7 हिस्से जो है नीचे छुपे हुए होते हैं। ठीक। डिप्लोमेसी भी जो बाहर हम देखते हैं, ऊपर हमें बहुत खफी सी चीजें नजर आती हैं, लेकिन जो तय है उसके अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। तो पाकिस्तान के जितने भी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, उनको मैं हमेशा आइसबर्ग डिप्लोमेसी का नाम देता हूँ। और वो आइसबर्ग डिप्लोमेसी इसलिए है कि पाकिस्तान ओपनली कई चीजें नहीं कर सकता अपनी कमजोर पोजीशन की वजह से, इसलिए जो खामोश या साइलेंट डिप्लोमेसी है उस पर इन्हिसार किया जाता है। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज यह है कि ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है, और एक जमहूरी निज़ाम में और एक पार्लिमानी निज़ाम में उस चश्मे की जो नोक है या जो प्राइमेसी है, वो है प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। बहुत लोगों को ये गुमान होता था कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज हर चीज जो है हुकूमत को डिक्टेट करती है। कम अज कम इससे ये तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और उस फॉरेन पॉलिसी के जो अहम फैसले हैं, वो पाकिस्तान के वजीर आजम करते हैं। और जाहिर है पाकिस्तान के वजीर आजम के पास अपना कैबिनेट है, अपनी पार्लिमान है, लिहाजा पाकिस्तान की पॉलिसी जो है जमहूरी हाथों के अंदर है इस वक्त। जहां तक जनरल बाजवा का विजिट था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, तो जैसे बारहा कहा गया कि ये पहले से विजिट अरेंज था, ये अचानक कोई हादसाती विजिट नहीं था, कोई फायर फाइटिंग विजिट नहीं था। और उन्होंने कई अमूर तय करने थे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है सऊदी अरेबिया की, उनके साथ। कहा जाता है कि इस मीटिंग के दौरान उनकी मुलाकात एमबीएस से नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ना हो, पहले हो जाया करती थी। तो एक चीज उससे वाजे होगी, अगर मुलाकात नहीं हुई तो ये एक चीज वाजे होगी कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, फासला कुछ ना कुछ तो बीच में बढ़ गया है। जाहिर है पाकिस्तान ने कुछ पैसे भी वापस कर दिए, $1 बिलियन के करीब। ये भी सुनने में आता है कि जो डेफर्ड पेमेंट वाला तेल था उसकी तरसील भी बंद कर दी गई। तो ठीक। अगर हम इन सब चीजों को इकट्ठा करें तो वाज़ेह नजर आता है कि कुछ हुआ है। और जो रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, और उसके साथ साथ यूएई भी मैं मेंशन करता चलूं, ये अब वैसे नहीं है जैसे आज से 2 बरस पहले थे या 3 बरस पहले थे। दोनों पार्टियां जो हैं इसमें कुछ कुछ पीछे हटी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं उसके बाद खामोशी होगी और किसी को नहीं पता। आप जरा ध्यान तो दे, दुनिया में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, हाँ।
कहा जा रहा था उन्हें हटा दिया जाएगा। श्री मज़ारी साहबा ने भी मौके से फायदा उठाया और ट्वीट दे मारी। वो तो चाइना पहुंच गए हाँ, और उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। फिर वो चाइना गए और चाइनीज और डिप्लोमेटिक रवायात के बरअक्स जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर था वो दरवाजे पे उनको रिसीव करने के लिए आया और दोनों ने हाँ। कोनियां मनाई। पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस पे भी वावेला कर रही है कि ऐसे क्यों हुआ, उन्होंने तो कोई ना कोई पॉइंट बाहर। पाकिस्तान के जब फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए हैं तो चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सप्रेस किया ऑप्टिक्स के लिए, पब्लिक व्यू के लिए कि ये एक बहुत अहम दौरा है। और आप ये देखें कि ये दौरा अभी खत्म ही नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट जी का खत आ गया प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को। अच्छा, ये जो खत खत आया का है, चले बहुत बड़ा ये खत खत के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन ब्रिगेड साहब आपने बड़ा डिप्लोमेटिकली जवाब दिया है मेरे सवाल का। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा जरा देखिए, मैं तो एक स्टूडेंट हूं ना जी, मुझे एक स्टूडेंट के तौर पर ये बताएं, आप एक टीचर हैं, कि ये जो मामला हुआ है सऊदी अरब के साथ, ये ये बहुत स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जाहिर है कि ये एक छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह के ताल्लुकात, इंतहाई अच्छे ताल्लुकात को इस तरह के मोड़ पे ला के खड़ा कर देना कि जहां पे अब हमें एक दूसरे के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार करना पड़ रहा है। तो ये आप समझते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं तो सियाओ सबाक में हम्म, मौजूद हूँ। हम्म, पिछले 15 बरस से मैं कहता रहा हूँ कि हमें सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक जिनका ताल्लुक इसराइल से डायरेक्ट है उनसे हमें जी, पीछे हटना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि ये किसी ना किसी स्टेज पर एक स्प्रिंग बोर्ड फराहम करेंगे हम्म, सहयूनी ताकतों को, अमेरिका को, बाकी ताकतें, इसराइल है, पाकिस्तान के ऊपर सोरिश करने के लिए। और ये सोरिश पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा हुई है। एक ठीक, जमाना था 17-18 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज कराची बलोचिस्तान में इन्वॉल्व थी हर जी, किस्म के दहशत गर्दी के अंदर। तो हम्म, मेरी तो ये बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि ऐसा हो और हमारा जो ब्लॉक है, जो दुनिया में आसार नमूदार हो रहे थे, जो हम्म, ग्रेट गेम थी, उसके 120-130 साल गुजर गए हैं, गुजरने हाँ, वाले थे। हाँ, और तारीख जो है 100 साल 120 साल के बाद पलटा खाती है, पोल शिफ्ट होते हैं। हाँ, फ्यूचर जो है वो एशिया का है। और इस वजह से मैं तो हमेशा से ये रहा था कि हमें सऊदी अरेबिया के साथ और अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड करने होंगे, हमें पीछे हम्म, हटना पड़ेगा, हमें खुद इंसारी पे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता रहा हूँ कि हमारी नेशनल पावर बने, हम जबरदस्त पाकिस्तान बनाए। हम्म, और उसमें चाइना हमें कंधा देने के लिए तैयार है। आपको मालूम है कि वो जो 100 बिलियन, $1 बिलियन जो हमने वापस किए हैं, चाइना के करेंसी स्वैप्स हमारे पास स्टेट बैंक में पड़े हुए थे और उन्होंने उसको रिलीज कर दिया हमारे इस्तेमाल के लिए हाँ, हाँ, इतने तेजी के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी तो ये ख्वाहिश थी और मुझे ये ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है। मेरा ये व्यू पॉइंट था कि पाकिस्तान को राइजिंग एशिया के साथ खड़ा हम्म, होना पड़ेगा। इसमें मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, जो ठीक, ममालिक सहूनी ताकतों के साथ मिल गए हैं, आप देखें फलस्तीनियंस ने आज ऐलान जंग कर दिया इसराइल के खिलाफ। और सही, दूसरी तरफ ये जो है ये हमारे, सफारत खाने वहां खोल रहे हैं और होटल्स खोल रहे हैं और एयरलाइंस खोल रहे हैं अपनी। हाँ, अभी सऊदी अरेबिया जो पीछे हट गया ना, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि 2 स्टेट फार्मूला हम करेंगे। ये डिप्लोमेसी है। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो इतने भी जज्बाती नहीं है, वो चीजों को समझते हैं, बाहर के पढ़े लिखे हैं, एकेडमिक्स में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उनके एडवाइजर्स बहुत अच्छे हैं जनाब कोशनर वगैरह की सूरत में। तो ये उन्होंने एक पॉज लिया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ हालात बिगड़ नहीं रहे, ईरान से बिगड़े हुए हैं, तुर्की के साथ तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, सीरिया के साथ बहुत बिगड़े हुए हैं, अब इराक के साथ भी बिगड़ने शुरू हो गए हैं। ठीक, रशिया के साथ भी बिगड़े हुए हैं, चाइना के साथ भी एक लिहाज से बिगड़ रहे हैं। उधर चाइना जो है उनके हालात इसराइल से इम्प्रूव हो रहे हैं। आपको पता है हाइफा की बंदरगाह जो है बंदरगाह उन्होंने ले उसका ली भी है, भी, जी बिल्कुल। बल्कि तो उधर से ये उन्होंने सारा अमेरिकन को कुछ भी है निकाल दिया। जी। तो ये एक सलमान साहब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने एक पॉज लिया है ये बयान देके हम्म, कि 2 स्टेट फार्मूला को हम लागू करेंगे। कैसे करेंगे? हम्म, जबकि इन्होंने पहले ओबामा साहब के जमाने में उसी को
सैबोटाज किया था। और याद रहे उस वक्त प्रिंस नायक थे और सलमान साहब सीन पे हाँ, नहीं थे, हाँ, लिहाजा पॉलिसी वही चल रही है। ठीक है। अच्छा, एक लेटर की आपने बात की जो प्रेसिडेंट शी ने लिखा है प्रेसिडेंट अलवी साहब को, इस लेटर की क्या इंपॉर्टेंस है, और खासतौर पे इसकी टाइमिंग जो अभी चूज की गई है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस इसकी वही इम्पोर्टेंस है जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, है? ताकि पाकिस्तान तनहा महसूस ना करे। हम्म, सऊदी अरेबिया पीछे हट गया ना, या जी, हटने वाला है। यूएई है, ओमान है, हो सकता है कुवैत भी निकल जाए, हो हम्म, सकता है मराकश भी निकल जाए, सूडान का एक हिस्सा भी निकल जाए उस तरफ। तो ठीक, पाकिस्तान को उन्होंने बैक किया। और एक चीज याद रखें, चाइनीज डिप्लोमेसी में इन खतूत को बहुत अहमियत देते हैं। हम्म, मेरे पास पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस पड़ी है चाइना की इंडिया के साथ, हम्म, 1947 से लेके काफी रिसेंट वक्त तक। ठीक, एक एक लेटर जो है वो बामैनी है। और हम्म, अब जब चाइनीज नेगोशिएशंस करते हैं इंडियंस के साथ लद्दाख में, तो वो एक एक लेटर को कोट करते हैं कि हमने आपको ये कहा था 50 साल पहले, 60 70 साल पहले हमने आपको ये कहा था, हाँ, आपने अमल नहीं किया, आप हमसे एग्री किए, फिर आप इनहराफ कर गए। तो चाइनीज डिप्लोमेसी में ये लेटर लिखना जो है ना, इट इज अ मेजर डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ये मैसेज है टू इंडिया ऑल्सो। टू इंडिया एंड एवरीबॉडी एल्स। जी। तो आज ये आज फिर जो इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में? देखें जी, मैसेज जब भी कोई अच्छा बाइख्तियार बावकार मुल्क मैसेज भेजता है ना, तो एक हम्म, जाविये से नहीं मैसेज आता, कई जावियों से आता है। ये लेटर निकलना, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इतना पुरतपाक इस्तकबाल हम्म, होना, हम्म, नेपाल के साथ जो हाँ, ट्रायंगल बन रहा है इंडिया के साथ, वहां पर स्क्वाड्रन डिप्लॉय एक कर दिया, स्क्वाड्रन को डिप्लॉय कर देना, ठीक है ना। बात लिपुलेख करना का कि जो इलाका है। नेपाल से, हाँ, नेपाल से सड़क हम्म, तिब्बत जाएगी और तिब्बत से जाके वो कराकरम हाईवे के साथ मिलेगी, हम्म। जो मेन आर्टरी होगी सीपा की। ये मैसेजिंग भी तो साथ साथ चल रही है ना। लेकिन इंडियंस ने भी अ, अपने रफाल्स तो भेज दिए हैं उधर जनाब, कहाँ पर? अपने एयरबेस के ऊपर जो इधर गलवान को लगता है। हाँ, वो भेजे हुए हैं, लेकिन लेट्स सी, आई थिंक एयर सिक्योरिटी जो है ना, काउंटर मेजर्स में और हम्म, C4I, और उससे कहीं ज्यादा साइबर स्पेस में, वो चाइनीज की बहुत ज्यादा है। इंडिया हम्म, ने तो एक स्क्वाड्रन T-90 टैंक्स का दौलत बेग गोल्डी भी भेज दी हाँ, हाँ, और तेजा है। तैयारे और भी लगा दिए उधर। हाँ, और दूसरा जो तेजा तैयारा है चाइनीज जहाजों का क्या कर लेंगे। वो टैरमस जो है जहाज जिसपे उनके ट्रांसपोर्टर होते, उसको भी अभी वो पक्का कर रहे हैं। हाँ, उसके लुक के साथ उसको दोबारा वो उसकी कार्पेटिंग वगैरह हो रही है। हम्म, ये एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि जी हमारा एक स्क्वाड्रन T-90 टैंक्स का जो है वो बिल्कुल वो शाहराह जो हम्म, तिब्बत को पाकिस्तान से मिलाती है, या तिब्बत को पाकिस्तान चाइना बॉर्डर से मिलाती है, हम उस शाहरुख के ऊपर हमने 12 टैंक डिप्लॉय कर दिए हैं। इन 12 टैंकों से कुछ भी नहीं होगा। जब वहां दर्जा -40 होगा या -50 होगा ना सर्दियों में, हो हाँ, सकता है ये टैंक स्टार्ट ही ना हो वहां पर, स्टार्ट ही जब ना। तक इनको स्पेशली कंडीशन नहीं किया जाएगा। उस हम्म, कंडीशनिंग के लिए इनके लिए स्पेशल बंकर बनाए जाते हैं, वहां पर हीटिंग सिस्टम होता है, अब पूरा ताकि एक वो इको डीजल सिस्टम ऑयल बनाया और जाता है। लुब्रिकेंट्स में जम ना जाए। पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है। हाँ, हाँ, क्या ठीक बात है। इन्होंने वो बनाया है। अभी तो बातें उधर कम थी, तो फोर्डिंग करके वहां पहुंच गए हैं। जब हम्म, रिट्रीट होना हुआ और वहां पे बारिशें तेज हुई, तो वो टैंक वहां से कैसे निकलेंगे। कैसे ये निकलेंगे, हाँ, एक एक उन्होंने इंडिया ने एक अपना इंटेंशन शो की है कि वो हम्म, ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इंटेंशन में क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। हम जब भी किसी मुल्क की स्ट्रेटेजिक इंटेंशन देखते हैं, तो उसके पीछे उसकी कैपेबिलिटी और इंटेंशन को भी देखते हैं। वो ठीक है। दोनों इसमें मौजूद नहीं है। हम्म। अच्छा, आज हमने जो बात करनी थी बेसिकली वो ये करनी थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्योग्राफी है उस हवाले से बात करनी थी, और उसका जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं, और साथ साथ ये बताएं कि व्हाई डिड वी हैव 1971, क्यों ये हुआ था सारा कुछ, इसका थोड़ा सा जरा हमें हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या सिलसिला था।
सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्योग्राफी जो लफ्ज है ये मैंने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से उठाया था 80s में। एक ठीक। ऐसे मैंने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्योग्राफी, और वो ऐसे मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्योग्राफी पे कई मकाले भी लिखे हैं। किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो भी उसकी तरक्की है उसके ज्योग्राफी पे बेस करती है। इसीलिए हैंस बर्गेंसन ने भी कहा था कि national power rises from a relatively stable platform of स्टेबल प्लेट। geography through various gradations of instability to the golden opportunities of national character and morale। जो मुल्क ये सब कुछ पा लेते हैं वो तरक्की कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखेंगे नेशनल हमें ज्योग्राफी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में। आम शहरियों को भी, यूनिवर्सिटीज में भी, मसल्ला अफवाद में भी। अगर हम ज्योग्राफी पाकिस्तान में एक डाउनग्रेडेड सब्जेक्ट है, नहीं आप पढ़ा जाता देखेंगे सर। कितने बिल्कुल जो कहीं के भी नहीं बच्चे रह जाते वो ज्योग्राफी में मास्टर्स कर लेते। ये सही बात, ज्योग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप दुनिया के लीडिंग स्ट्रेटेजिस्ट पकड़ लें जिनकी बात को दुनिया सुनती है, तो या तो वो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट है या वो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं। क्या बात। वो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स नहीं है। बर्नार्ड ब्लॉडी, थॉमस चिलिंग, ये सब जो थे दे वर साइंसेस। तो कहने का मकसद यह है कि ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी जो है आपकी दोस्तियां कराता है, ज्योग्राफी ही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कराता है। और पाकिस्तान का जो ज्योग्राफी है इट इज अ लॉन्चिंग पैड। आपने देखा कि पाकिस्तान के ज्योग्राफी ने काम किया थ्रू आउट द ग्रेट गेम 120 से 130 साल। जब पाकिस्तान नहीं भी बना था, इस एरिया को इस्तेमाल किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी के तौर पर अफगान वॉर्स के लिए। फिर जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया तो तकरीबन 40 बरस पाकिस्तान का ज्योग्राफी है उन्होंने अफगानिस्तान को डोमिनेट किया। एक सूरत, एक तो साइड यह है। भारत जो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत कहता है, वो कभी भी वर्ल्ड पावर नहीं रहा। जब भी वो वर्ल्ड पावर बना, वो मौर्यन एम्पायर थी अशोका की या उसके बाद चंद्रा गुप्ता की थी, तो उनका बेस ऑफ ऑपरेशन इस इलाके में था, टेक्सला में था। जब वो टेक्सला में आए तो फिर वो आगे कॉन्क्वेस्ट कर सके। और जो मौर्यन एम्पायर थी दैट वाज अ ग्लोबल पावर, इट वाज द वर्ल्ड सुपर पावर इन इट्स टाइम आल्सो। तो पाकिस्तान का ज्योग्राफी बहुत अहम है, हमने इस ज्योग्राफी का फायदा नहीं उठाया। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्योग्राफी ये है, ये कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है, दोस्तियां भी क्रिएट करता है। और हमारा ज्योग्राफी ऐसा है कि हम दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार हो सकते हैं अगर हम मेहनत करें और इस बात को समझ लें। अब आए चाइना के ऊपर। 1971 में चाइना की नई नई कम्युनिकेशंस का रास्ता खुला था अमेरिका के साथ। पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था अमेरिका के हम साथ। ये तोको करते रहे कि चाइनीज फौजें आ जाएंगी, बांग्लादेश में हालात, ईस्ट पाकिस्तान में हालात पलटा खा जाएंगे, चाइना हमारी मदद को। चाइना हमारे मदद पे नहीं आया क्योंकि उस वक्त चाइना ये समझता था कि अगर वो हमारी मदद पर आए भी तो उसके डाइस इज लोडेड अगेंस्ट पाकिस्तान, उसका कोई फायदा नहीं होगा। चाइना ने एक पॉज लिया, बहुत लंबा पॉज लिया, और अब पिछले 10 बरस से आप समझ लें खुल के पाकिस्तान के हक में आ गया। पाकिस्तानी बेशक डबल माइंडेड थे, लेकिन हालात एक ऐसी नहज पे पाकिस्तान को ले आए हैं अब कि पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है other than being a friend of China, a strategic friend, a political friend, a friend in all definitions। और यही प्रेसिडेंट जी ने अपने लेटर में लिखा है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को। तो चाइना प्लेड इट वेरी स्मार्ट इन 71। लेकिन एक और चीज याद रखें, 71 में रशिया ने इंडिया का फुल फ्लैश साथ दिया, अमेरिका ने खुल के पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। और 7th फ्लीट की जो हम बात वगैरह सुनते रहे हैं, अगर आप अभी आर्काइव चेक करें तो 7th फ्लीट तो पसपा हो गया था बे ऑफ बंगाल से, इसलिए कि वहां पर सोवियत यूनियन की नमूदार हो गई थी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा। चाइना वाज अ स्पेक्टेटर इन दैट,
क्योंकि चाइना ये समझता था कि हमारा वक्त नहीं आया अभी तबले जंग बजाने का। अब क्योंकि वो चाइना का पॉज ली। वक्त, हाँ, अब चाइना का वक्त आ गया तबले जंग बजाने का। और इसीलिए इसको समझते हुए मैंने बात की थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं अब बहुत अच्छे होने चाहिए, भाइयों वाले ताल्लुकात होने चाहिए। हम एक मुल्क तो नहीं बन सकते, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हर लिहाज से कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ब्रिगेड साहब, इसमें एक कन्फेडरेशन भी कर एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट, जो आपने नुक्ता उठाया ना कि उन्होंने एक पॉज ली हुई थी, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉज थी या पॉलिटिकल पॉज थी, लेकिन उन्होंने एक काम किया कि उस पॉज के दौरान उन्होंने अपनी नेशनल पावर बिल्ड की। क्या हम लोग भी इस तरह जी। का कुछ काम कर रहे हैं कि अपनी नेशनल पावर बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हाँ, मैं आपको बताऊं, जब डेंग जियोपैंग बने ना चाइना के जी। लीडर, उन्होंने एक चीज ये कही थी जो मैंने आपको कोट करके भेजी है, फ्रिक्शंस को अवॉइड करें और अपनी ताकत को बढ़ाएं। तो हम्म, चाइना ने तकरीबन 45 बरस लगाए, हम्म, 45 बरस के बाद अब जाके उन्होंने ललकारा है। लेकिन मेरे जैसे जो लिखारी हैं और एनालिस्ट हैं, वी अंडरस्टूड द इंटेंशंस ऑफ चाइना, और हम्म, हमने लिखना शुरू कर दिया। मैं तो 5 साल से लिख रहा हूँ, द एंड ऑफ जियो स्ट्रेटेजी, द एंड ऑफ जियो स्ट्रेटेजी इज द एंड ऑफ द ग्रेट गेम हम्म, अगेंस्ट सोवियत यूनियन जो बनी थी 120-130 साल जिसको गुजर गए हैं, उसका हम्म, खात्मा होने वाला है। हम्म। तो ये जो मेरा जो क्वेश्चन था, मैं ये वो पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपनी नेशनल पावर क्यों नहीं बिल्ड कर रहे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे लीडर्स, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल करप्शन रही है कि मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान सही सेमत में जाना शुरू हो गया पिछले 4-5 महीने में। वेरी हैं? पॉजिटिव साइंस आर नाउ कमिंग। मेरे ख्याल शुगर माफिया से भी जान छूटी है, उससे भी पाकिस्तान की पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आना शुरू हो गया आस्ता आस्ता। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आप ये देखें कि अब प्राइमेसी ऑफ पॉलिसी जो है दैट इज चाइना सेंट्रिक, हम्म, जो हम समझ रहे थे, जिस पे आपने शुरू में मुझसे सवाल किया। तो अब हमें पता है, पाकिस्तान को पता है कि हमारी मेजर इंटरेस्ट कहां पर है और हमारा मेजर अलाय कौन है। नाउ वी शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, हम्म, नंबर वन अपनी रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन की तरफ, उसके बाद अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करें, जैसे मैं हमेशा एग्रीकल्चर का कहता हूँ और उसके साथ जो एफिलिएटेड इंडस्ट्री है उसका कहता हूँ। अपने माली वसाइल, अपने जो आबी वसाइल हैं उनको अपने कंट्रोल में लेके आए, जो हमने ठीक। पिछले से पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया हुआ है। इट्स अ हाँ, वेरी इजी रेसिपी, 2 years प्रोग्राम। आज मैं किसी को सुन रहा था, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं ये सफर करके आया हूँ अपनी लाइफ में। मेरा ये एक एक्सपीरियंस है और ये बायस शामिल है मेरा 1999 से 2002 तक। तो मैं ये हाँ। समझता हूँ कि हम ये कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू डू इट। अगर हमने माजी में किया है, एक दफा नहीं मुतादद बार किया है, तो कोई वजह नहीं कि हम एक दफा फिर ये मिरेकल करके नहीं दिखा सकते। लेकिन लेकिन ब्रिगेड साहब, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आपने कहा ना कि हम अच्छी और एक सही डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो गए में, इसी फैक्ट की वजह से, पाकिस्तान की वजह से इंटरनेशनली बहुत बड़ी अलार्म बेल्स बज चुकी हुई हैं। और मुझे खतरा है और खदशा है कि कोई ना कोई इस तरह का इवेंट ना करवा दिया जाए जिससे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अफरा तफरी, खुदा न खास्ता, फैल जाए। जो ब्लैक स्वान का एक पिछले कई महीनों से हम सुन रहे थे, उस तरह का कोई खतरा। मुझे कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अपनी जो नेशनल, जो हमारी पर्सनैलिटीज हैं, उनकी सिक्योरिटी के अंदर इजाफा होना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा खतरा पाया जा रहा है क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान एक बहुत बड़े एक्टर के तौर पर सामने आ चुका हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज एन एक्टर, एज ए स्ट्रेटेजिक प्लेयर, बहुत बड़ा उनका एक कद जो है वो बढ़ चुका हुआ है। तो इस तरह की आप समझते हैं कि कुछ चीजें हमें जरा थोड़ी सी उनकी एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल, बेशक। मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। 9/11 के बाद पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक नया डॉक्ट्रिन बना था, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर वॉर। जी। 2002 में हमने इसको कंप्लीट किया था। आई वाज वन ऑफ द ऑथर्स।
उसमें ये सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई की थी, और जब हमारी डिस्कशन होती थी तो गर्मा गर्म डिस्कशन, मसल्ला अफवाज में बड़ा डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर होता है, एवरीवन कैन डिसएग्री, जूनियर से जूनियर भी डिसएग्री कर। तो हम ठीक। ये जानने की कोशिश करते थे कि मैंने ये जुमला क्यों लिखा, असैसिनेशन ऑफ नेशनल लीडर्स। फिर मैं रिटायर हो गया 2005 में, आई जॉइन द रैंक्स ऑफ इमरान खान। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मेरी बात हुई, तो मैंने किसी एक आर्टिकल में लिखा था पाकिस्तान प्रिपेयरिंग फॉर अ फ्यूचर वॉर 2007 में शायद। उन्होंने मुझे कहा कि ब्रिगेडियर साइमन, आपकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहा असैसिनेशन ऑफ नेशनल लीडर्स। यू नो, वी लॉस्ट नेशनल लीडर्स। बेनजीर भुट्टो वेंट, शी वाज किल्ड बाय द सेम कॉन्स्पिरेटर्स। फिर आप देखें कि कितने ज्यादा लीडर्स मारे गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अवामी नेशनल पार्टी, पीटीआई के भी। वी लॉस्ट 3 to 4 लीडर्स हु वर असैसिनेटेड। तो किलिंग ऑफ नेशनल लीडर्स इज यूजुअली एन इंडिकेशन, और उस फेज से पाकिस्तान गुजर चुका है और अब भी मजीद गुजरेगा। मैंने आपको जो पॉइंट्स भेजे थे उसमें मैंने बलोचिस्तान और कराची की बात की, इसीलिए मैंने की थी कि इन दो इलाकों में सबसे ज्यादा शोरिश हो सकती है। इनफैक्ट मैंने जो पहला अखबार के लिए आर्टिकल लिखा था 2007 में, उसमें मैंने लिखा था कि लेट्स वेट एंड सी when USA will make a move towards Balochistan. And they made moves towards Balochistan. They tried something which I cannot reveal. इसके अलावा कितनी ज्यादा शोरिश हुई बलोचिस्तान में, कई किस्म की लिबरेशन आर्मीज आ गई। आप उन लोगों का टोटल लगाएं तो 400-500 बनते हैं, लेकिन वो आर्मीज बेतहाशा थी। मिसिंग पर्सन्स आ गए। अब जब भी मार्का होता है, कहीं तसादम होता है, लाशें मिलती हैं, तो मिसिंग पर्सन उनमें से हमें मिलते हैं जिनका इतना ज्यादा ड्रामा रचाया गया। फिर जो तबाही फेरी कराची में MQM में उजैर बलोच ने, ये सारे उसी चीज का हिस्सा थे। आपने उजैर बलोच पे भी एक बासित साहब के साथ प्रोग्राम किया था। तो पाकिस्तान इसमें से गुजरा है। उसके बाद पाकिस्तान ने ज़रबे अज़ब के साथ और रद्दुल फसाद के साथ इस पे काबू पाया है, लेकिन ये काबू टेम्पररी है, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं दे मेल्ट अवे इनटू द पॉपुलेशन। उन्होंने कोई वर्दी नहीं पहनी होती, उनकी कुछ तो नाक नहीं क्या होती, बेसिकली आम आदमी होते बेसिकली हैं। बेसिकली आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस वक्त खतरा है? बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खतरा ना हो, पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, if he is assertive, is always in danger. Why was Benazir Bhutto assassinated? She was not the prime minister, but she had reached an accord with President Musharraf, and that is why she was assassinated. ये बाकी सारी बातें करते हैं NRO, ये हकीकत जो है वो ये है। तो इसलिए उन्होंने उसको असैसिनेट कर दिया, क्योंकि बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ बड़ी डेडली कॉम्बिनेशन बन जाते हैं पाकिस्तान के लिए। एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होती है। They were into a very deadly combination, so they got rid of her. So Prime Minister of Pakistan is always vulnerable, and an assertive president and an assertive prime minister, all the more reason. तो क्या आप एज ए पाकिस्तानी, ब्रिगेड साहब, एज ए पाकिस्तानी एंड एज ए पार्ट ऑफ पीटीआई आल्सो, क्या आप प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये कहेंगे कि अपनी सिक्योरिटी में इजाफा फरमाएं और अपने जरा थोड़े से जो वो कैजुअल उनका एटीट्यूड है उसको जरा बेहतर करें और अपने जरा मेजर्स लें इस तरह के उनकी जो मामला चल रहे हैं उसके मुताबिक अपने आप को, उसके मुताबिक उनकी सिक्योरिटी के बंदोबस्त, उसका जो लेवल है उसको एलिवेट किया जाए? देखिए, उनकी सिक्योरिटी पर जो मामूर हैं लोग, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस का सिक्योरिटी स्टाफ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पाकिस्तान पुलिस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ISI है। ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस दुनिया में बहुत ऊंचा शुमार होते हैं अपनी कारकर्दगी पे। इतनी बड़े बड़े इदारे जो हैं जरूर उनको एडवाइस देते होंगे। मेरी एडवाइस तो ऐसे ही
चिड़िया के दाने की तरह होगी। आई एम श्योर दे आर एडवाइजिंग हिम। वो एडवाइस तो जनरल ज़ियाउल हक साहब को भी देते थे, लेकिन वो कुछ मामला हो गए थे ना फिर, तो नहीं इसलिए नहीं, मैं he was lured into it, he was also assassinated। तो और सेम उन्हें थिंग कैन उन्हें बी। उन्हें ग्रा नहीं गुजरा के उसी असैसिनेशन में उन्होंने अपने भी 2-4 बंदे मार हाँ दिए। सो हाँ, तो व्हाट, यही होता है ना, यही दे होता है डू सर। दैट, दे हाँ डू इट। हाँ। चलें सर, ये अब टाइम खत्म हो गया है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर हमने मजीद बात करनी है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह ताला करे और अच्छे तरीके से करे, और पाकिस्तान को कुछ ना हो, ना ही पाकिस्तान की लीडरशिप को कुछ हो, क्योंकि हम नहीं समझते कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो टेक ऑफ पोजीशन पे है उस वक्त उसको कोई हर्ट कर सके, या हमारे दुश्मन जो हर वक्त ये चाहते रहते हैं कि मामला खराब हो, वो इनके कामयाब हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे पाकिस्तान को ब्रिगेडियर सैमसन साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।